हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MSD 5 साहित्य सिद्धांत और समालोचना का काव्य हेतु। ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 पहले बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य हेतु पर प्रकाश डालिए। तो जिस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर विद्वानों में मतभेद रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भारतीय विद्वानों द्वारा काव्य हेतु किया थे, तो सबके अलग अलग मत थे। उसी प्रकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी यह विषय विद्वानों के मत वैभन्य का कारण रहा है। प्लेटो के विवेचन में हम काव्य प्रेरणा का उल्लेख पाते हैं, जब वह कवि को विक्षिप्त प्राणी और काव्य को विक्षिप्त क्षणों की वाणी कहते हैं और कवि की विक्षिप्तता को साधारण विक्षिप्तता से भिन्न मानते हैं, तो यह निश्चित ही स्वीकार किया जाता है कि कवि काव्य प्रेरणा के क्षणों में रचना करता है। उसने यह स्वीकार किया कि ऐसे क्षणों में वह उन बातों को सोच लेता है जो तर्क से परे होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्लेटो ने कहा था कि कवि सिर्फ समाज के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो ऐसी कल्पनाओं का उजागर करते हैं जो कि असलियत में होती ही नहीं है। तो प्लेटो के बिल्कुल अलग मत थे। तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि ऐसे क्षणों में वह उन बातों को मान लेता है जो तर्क से परे होती हैं। स्पष्ट है कि वह कवि को असाधारण मानता है और उसकी शक्ति को असामान्य। हम चाहें तो इसे प्रतिभा कह सकते हैं। उन्होंने कलाकार के लिए चिंतन और कला शिल्प से परिचित होना भी आवश्यक माना है। अध्ययन से ही यह परिचय प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अभ्यास और शिक्षण को भी महत्व दिया है। इस प्रकार सफल कलाकार के लिए उसकी प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन, अभ्यास और शिक्षण को आवश्यक माना गया है। अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य हैं, लेकिन उनके विचार प्लेटो से काफ़ी अलग हैं। तो अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना है, पर अनुकरण का अर्थ उनके यहाँ कलात्मक पुनः सृजन है। अतः कलाकार में कल्पना, स्वतंत्र चिंतन और प्रतिभा को वह आवश्यक मानते हैं। प्राचीन कवियों की कृतियों के अनुशीलन पर भी उनका आग्रह है। अतः उनकी दृष्टि में प्रतिभा, सजगता, अभ्यास, चिंतन, कला, चमत्कार और अध्ययन कवि के लिए अनिवार्य गुण होते हैं। होरेस कहते हैं कि कुशल अनुकर्ता से मेरा अनुरोध है कि वह सच्चे प्रतिमानों के लिए जीवन और नीति का अध्ययन करें और वहीं से जीवन की सहज भाषा ग्रहण करें। इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि वह सूक्ष्म निरीक्षण और अध्ययन को आवश्यक मानते थे। होरेस न्योतामेस से भी प्रभावित थे और न्योतामेस प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान के समीकरण पर बल देते थे। अतः होरेस ने भी इन दोनों हेतुओं को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त रचनात्मकता के लिए उन्होंने जो शब्द इन्वेंशन का प्रयोग किया, उससे भी यही संकेत मिलता है कि वे नवीन उद्भावना को आवश्यक मानते हैं। नवीन उद्भावना प्रतिभा से ही संभव होती है। अतः होरेस प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानते थे। उत्कृष्ट काव्य के लिए वह सजग, विवेक और सही चिंतन को भी आवश्यक मानते थे। द सेक्रेट ऑफ ऑल गुड्स राइटिंग इज साउंड जजमेंट। इस प्रकार होरेस के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, सजग विवेक और चिंतन है। वहीं दूसरी ओर लोंजाइन्स का मत था कि प्रतिभा आकाश से यूं ही नहीं टपक पड़ती, इसके लिए परिश्रम अपेक्षित है। वह प्रतिभा तथा अभ्यास दोनों को काव्य हेतु मानते थे। उदात्त तत्वों से विवेचन में उनके 5 बातों को आवश्यक माना है: महान धारणाओं की क्षमता, विषय की गरिमा, भावावेश की तीव्रता, समुचित अलंकार योजना, गरिमामयी रचना विधान। ये 5 चीज़ों को उन्होंने आवश्यक माना है काव्य हेतु के लिए। इनमें से महान धारणाओं की क्षमता का संबंध प्रतिभा से है और अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान का अध्ययन और अभ्यास से। अतः भले ही लोंजाइन्स ने प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास शब्दों का प्रयोग ना किया हो, पर उन्हें अभीष्ट यही 3 हेतु उनके थे। कौन कौन से? अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामयी रचना विधान का अध्ययन और अभ्यास। नवे शास्त्रवादी युग के विद्वानों का बल शास्त्रीय नियमों के पालन पर और ऐसी कविताएं लिखने पर था जो नीति उपदेश दें तथा पाठक का ज्ञान अभिवर्धन करें। अतः वह एक और कवि के लिए आवश्यक मानते थे कि वह शास्त्रीय ग्रंथों से परिचित हो, शास्त्रीय नियमों से अवगत हो, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें और दूसरी ओर नीतिवादी और ज्ञानवान हो।
यद्यपि वे प्रतिभा तथा प्रेरणा को आवश्यक मानते थे, तथापि वे नियम पालन पर अधिक बल देते थे। सारांश यह है कि नव शास्त्रवादी आलोचना में यद्यपि प्रतिभा, अभ्यास और अध्ययन तीनों को महत्व दिया जाता था, पर प्रतिभा से अधिक मूल्य उनकी दृष्टि में अध्ययन और अभ्यास का था। कि प्रतिभा को तो बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व उनकी दृष्टि में क्या था? अध्ययन करो और अभ्यास। जितना अध्ययन और अभ्यास कवि करेगा उतना ही वो अधिक अच्छी कविताएं लिख सकता है। डॉक्टर जॉनसन ने नव शास्त्रवाद युग के होते हुए भी प्रतिभा को नियम पालन से अधिक महत्व दिया था। वह कवि के लिए मौलिकता, आविष्कार शक्ति, कल्पना और सद्विवेक को आवश्यक मानते थे। रोमांटिक काव्यधारा के प्रवर्तक और महान कवि वर्ड्सवर्थ चिंतन और मननशीलता को कवि का आवश्यक गुण मानते थे। वह भावना की सच्चाई पर भी पर्याप्त बल देते थे। वर्ड्सवर्थ की दृष्टि में काव्य रचना के लिए कल्पना का महत्व भी कम नहीं है और कल्पना का संबंध प्रतिभा से है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के मतानुसार काव्य हेतु हैं प्रतिभा, चिंतन मनन, अध्ययन, कल्पना और भावना के प्रति ईमानदारी। तो उन्होंने 5 बातों को काव्य हेतु माना है। नंबर 1 प्रतिभा, नंबर 2 चिंतन मनन, 3rd हो गया अध्ययन, 4th हो गया कल्पना और 5वां है भावना के प्रति ईमानदारी। कॉलरिज कवि के लिए प्रतिभा संपन्न होना अनिवार्य मानते थे। वो कहते थे कि कवि के लिए प्रतिभा संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त वह भावुकता, विवेक, कल्पना और मानवीयता को कवि के आवश्यक गुण मानते थे। वह कवि के लिए तत्ववेत्ता तथा दार्शनिक होना भी आवश्यक मानते थे। इतिहास ज्ञान और प्रकृति ज्ञान को भी वह कवि के वांछनीय गुण मानते हैं। पीवी शैली कवि के लिए आवश्यक मानते हैं कि वह श्रेष्ठ, परम बुद्धिमान एवं विस्तृत होना चाहिए। उनके वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि वह प्रतिभा, चिंतन मनन, अभ्यास और अध्ययन को काव्य हेतु मानते हैं। कौन? पीवी शैली। पीवी शैली जो कवि हैं वो किसको काव्य हेतु मानते हैं? प्रतिभा, चिंतन मनन, अभ्यास और अध्ययन को। पाश्चात्य विद्वानों ने कवि प्रतिभा को मुक्त कंठ से अनिवार्य एवं प्रमुख काव्य हेतु माना है, पर वह यह भी स्वीकार करते हैं कि केवल प्रतिभा से कवि क्रम उत्कृष्ट को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना अभ्यास और लोक ज्ञान के, जो अध्ययन सापेक्ष है, काव्य का सम्यक प्रणयन नहीं हो सकता। अतः प्रतिभा प्रमुख काव्य हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास गुण। तो कोई जो कवि हैं, कोई आचार्य हैं, वो प्रतिभा को गौण मानते हैं और व्युत्पत्ति और अभ्यास को मुख्य मानते हैं, जबकि कुछ आचार्यों के अनुसार प्रतिभा मुख्य काव्य हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास गौण है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिभा निमित्त कारण है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास उपादान कारक। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का वही महत्व है जो भारतीय काव्य चिंतन में प्रतिभा का। तो इस कथन पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है अच्छा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ और ये इसमें हर क्वेश्चन को कराया जाएगा। ये सारा मैं नीरज की बुक से करवा रही हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।